यूँ समझ लें कि हम जम्मू और जालिंधर की खुफिया पुलिस की निगाहों से बचते हुए दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए। हम दिल्ली के स्टेशन से बाहर ना निकले। यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस मेरी तलाश में थी, मुमकिन था ग्वालियर की मिलिट्री पुलिस ने दिल्ली वालों को खबर न की हो कि उन्होंने नाम नेहाद पाकिस्तानी जासूस को तैयारे से गिराकर हलाक कर दिया है। जहां खुफिया पुलिस के पास मेरी तस्वीर मौजूद थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था जहां हम मुसाफिरों में मजदूर मुसाफिर बने बैठे रहे। 2-3 घंटे के इंतजार के बाद हमें नागपुर जाने वाली गाड़ी मिली। जहां से आगे हमारा लंबा सफर शुरू हो गया। ये ट्रेन आगरा, ग्वालियर और झांसी से होती हुई भोपाल जाती थी और भोपाल से आगे नागपुर से होती हुई आगे वरंगल और हैदराबाद दक्कन की तरफ निकल जाती थी। इसका रूट बड़ा तवील था और ये एक्सप्रेस ट्रेन थी। दूसरे दिन जब ग्वालियर का स्टेशन करीब आया तो मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, यहाँ मिलिट्री पुलिस के आदमी जरूर होंगे, मैं उनकी नजरों से बचना चाहता हूँ। जब ग्वालियर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं बाथरूम में घुस गया और उस वक्त बाहर निकला जब ट्रेन ग्वालियर से चल पड़ी थी। झांसी पहुंचकर हमने मजदूरों का लिबास उतार कर पतलूने और जैकेटें पहन ली। हमने बारी बारी बाथरूम में जाकर अपना लिबास बदला। डिब्बे में इतना रश था कि हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। रात को भोपाल का शहर आया, फिर सारी रात गाड़ी चलती रही। यहाँ से ट्रेन ने अपना बम्बई वाला रूट बदल दिया था और भोपाल बम्बई लाइन की बजाय नागपुर वरंगल ट्रैक पर सफर शुरू कर दिया था। नागपुर जिस वक्त ट्रेन पहुंची तो रात हो चुकी थी। मैंने कमांडो औरंगजेब को शकुंतला के भाई मेजर शरद दीवान के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने कमांडो औरंगजेब का हिंदू नाम बिहारी लाल रखा था। मैंने उसे ये बता दिया था कि मैं मेजर शरद दीवान से उसका तारुफ अपने तायाजाद भाई की हैसियत से करवाऊंगा। उसकी वजह यह थी कि मैं नागपुर से सीधा तिरुचिरापल्ली नहीं जा सकता था। मुझे कम से कम एक रोज नागपुर में रहकर अपने टारगेट के बारे में कुछ जरूरी खुफिया मालूमात हासिल करनी थी जो मैं श्रीनगर जाते हुए हासिल न कर सका था। मेजर शरद दीवान से मैंने जो कुछ कहना सुनना था वो मैंने सोच रखा था। चुनाचे स्टेशन से निकलते ही मैंने कमांडो औरंगजेब को साथ लिया और फौजी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। हेडक्वार्टर के गेट पर मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। सिक्योरिटी गार्ड ने कमांडो औरंगजेब के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि ये मेरा भाई है, कुछ रोज मेरे पास ठहरेगा। सिक्योरिटी गार्ड ने कमांडो औरंगजेब को अंदर जाने की इजाजत न दी। मैंने वहीं मिलिट्री टेलीफोन से मेजर शरद को फोन किया और कहा कि मैं आ गया हूँ और मेरे साथ मेरा तायाजाद भाई बिहारी लाल है जो वरंगल की माचिस फैक्ट्री में काम करता है। ये छुट्टी पर आया हुआ था, अब ड्यूटी पर जा रहा है और 2-1 रोज मेरे पास रहेगा। मेजर शरद दीवान ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इन्हें आने दो। मैं वहां से औरंगजेब को साथ लेकर सीधा मेजर शरद के हॉस्टल में आ गया। मेजर शरद हस्बे मामूल शराब व कबाब में मसरूफ था। मैंने उसका कमांडो औरंगजेब से मजीद तारुफ करवाया। कमांडो औरंगजेब ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मेजर शरद बोला, धर्मवीर तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए हो। मैंने कहा, भैया गुरदासपुर वाली मौसी जी तीर्थ यात्रा को जम्मू गई हुई थी, मैं किसके पास ठहरता। बस 2 दिन अमृतसर में रहा और बिहारी लाल के साथ वापस चल पड़ा। मेजर शरद ने बड़ी अकीदत से पूछा, अपनी माता जी की समाधि पर मेरी तरफ से फूल चढ़ाना तो नहीं भूल गए। मैंने कहा, भैया ये कैसे हो सकता है, मैंने आपकी तरफ से गेंदे के 4 हार माता जी की समाधि पर चढ़ा दिए थे। भगवान तुम्हें खुश रखे। अच्छा, अब हमारे बिहारी लाल भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ, ये भी हमें तुम्हारी तरह प्यारा है। मैंने कहा, बस भैया स्टेशन से सीधा आपके दर्शन को आ गया था, अब कमरे में जाकर भोजन पानी का बंदोबस्त करता हूँ। मेजर शरद ने ग्लास उठाते हुए कमांडो औरंगजेब की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा भाई अगर पीता पिलाता है तो इसे मेरे पास छोड़ जाओ। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं भैया जी, ये तो पूरा विष्णु है, गोश्त मांस को भी हाथ नहीं लगाता। मेजर शरद कहा लगाकर हंस पड़ा। हम उसे नमस्ते कहकर वहां से निकल आए। बाहर आकर कमांडो औरंगजेब कहने लगा, तुमने बड़ी दानिशमंदी से मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस मेजर को अपने काबू में किया हुआ है। मैंने कहा, दोस्त खुदा कारसाज है, लेकिन अभी मैं इससे एक और मिलिट्री सीक्रेट मालूम करना चाहता हूँ। इसी वास्ते मैं सीधा तिरुचिरापल्ली जाने की बजाय यहाँ आ गया हूँ। कमांडो औरंगजेब ने पूछा, वो क्या सीक्रेट है। मैंने कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तिरुचिरापल्ली की खाड़ी में इसराइल के मर्केंटाइल जहाज जिन चट्टानों की ओट में लंगर अंदाज हैं, इन चट्टानों पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं। अगर वहाँ मशीन गन्ने पोस्ट हैं तो कहाँ कहाँ हैं और कितनी हैं। ये राज मालूम करना जरूरी है क्योंकि हमें इन चट्टानों के नीचे से होकर जहाजों तक पहुँचना होगा। औरंगजेब ने पूछा, ये राज तो शायद वो तुम्हें कभी न बताएं। मैंने कहा, मुझे उससे पूछने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से ये इंतहाई सीक्रेट राज मालूम करोगे। मैंने उसके करीब होते हुए चलते हुए कहा, मेजर शरद दीवान के पास एक टॉप सीक्रेट फाइल है जिसे वो हमेशा अपने पास अलमारी के एक खाने में ताला लगा कर रखता है। मैं उस फाइल को एक नज़र देखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये राज उस फाइल से हमें ज़रूर मालूम हो जाएगा। ये काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बड़े एतमाद से कहा, फिक्र न करो,
मेरी कमांडो ट्रेनिंग में इंतहाई टॉप सीक्रेट फाइलों के राज मालूम करना भी शामिल है। इस काम में मैं पूरा तरबियत याफ्ता हूँ। दूसरे रोज मुझे मेजर शरद दीवान ने फौजी कैंटीन में दोपहर के बाद आकर बताया कि मैं एक दिन के लिए माता जी के पास छिंदवाड़े जा रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं। फिर उसने मुझे कमरे की चाबी देकर कहा, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा भाई आया हुआ है, अगर चाहो तो मेरे कमरे में जाकर आराम कर सकते हो। मैंने झूठे दिल से कहा, माता जी की खबर लेने मैं भी जाऊंगा। वो बोला, नहीं धर्मवीर, तुम अपनी ड्यूटी पर रहो, मैं तुम्हारी तरफ से पूछ लूंगा। जिस टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं तरह तरह की स्कीमें बना रहा था, उस टारगेट की चाबी मुझे मेजर शरद दीवान ने खुद ही पकड़ा दी थी। उस रोज रात की गाड़ी में वो नागपुर से छिंदवाड़े की तरफ रवाना हो गया। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा कि मैं आज रात मेजर शरद के कमरे में जाकर सीक्रेट फाइल वाली अलमारी खोलकर मतलूबा राज मालूम करने की कोशिश करूंगा। चुनाचे रात के दूसरे पहर में ऑफिसर्स मेस के हॉस्टल्स की तरफ चल पड़ा। वहां फौजी जगह जगह मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, मगर वो मुझे शक्ल से पहचानते थे। मैं बड़े एतमाद के साथ उनके करीब से गुजरता गया। मेजर शरद के कमरे का ताला खोला, बत्ती रोशन की, दरवाजे को बंद करके कुंडी लगाई और मेजर के बेडरूम में आकर टेबल लैंप जला दिया। टॉप सीक्रेट फाइल मेजर शरद अपने बेडरूम वाली अलमारी में मुकफ्फल करके रखता था। मेरे लिए इन अलमारियों के ताले खोलना कोई मुश्किल न था। मैं अपने साथ लोहे की आगे से हुक की तरह मुड़ी हुई एक तार ले गया था। अलमारी का ताला बड़ी आसानी से खुल गया। उसके अंदर एक और मुकफ्फल खाना था। सीक्रेट फाइल उस खाने में थी। उस ताले को खोलने में खासी मुश्किल पेश आई। फिर भी 15 मिनट की कोशिश के बाद मैं ताला खोलने में कामयाब हो गया। मैंने खाना खोला। उसमें जर्द रंग की सिर्फ एक ही फाइल पड़ी थी, जिसके ऊपर अंग्रेजी के सुर्ख हरूफ में टॉप सीक्रेट लिखा था। मैं फाइल को लेकर मेजर शरद के पलंग पर टेबल लैंप की रोशनी में बैठ गया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें अंग्रेजी में टाइप किए हुए 10-15 सफ़ात थे। इनमें ज्यादातर इंडियन हाई कमांड के टॉप रैंक के फौजी अफसरों के बारे में खुफिया रिपोर्टें थीं। एक सफ़े पर ऊपर प्रोजेक्ट न्याम प्ले अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था। मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया तो गौहर मकसूद मेरे हाथ आ गया। ये तर्जनापली में इसराइल और अमरीकी असलहे की खेप के बारे में अहम नुकात पर मुश्तमिल था। मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक बड़े गौर से पढ़ा। उस खुफिया रिपोर्ट से मुझे मालूम हुआ कि इन खतरनाक असलहे वाले दोनों बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी गई है और जहां ये जहाज़ खाड़ी में लंगर अंदाज हैं, उसके पास चट्टानों पर 4 मशीन देने पोस्ट हैं, जिनमें मार्टर तोपें भी लगी हुई हैं। इसके अलावा इन जहाज़ों को दुश्मन कमांडो के हमले से महफूज रखने के लिए जहाज़ों के इर्द गिर्द फौलादी तार का जाल बिछा दिया गया है और जहाज़ों के ऊपर समंदर के अंदर जाकर फटने वाले गोलों की तोपें भी नस्ब हैं, जो जरा से शक पड़ने पर इर्द गिर्द के समंदर में गोलाबारी शुरू कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में दोनों जहाज़ों के कोड नाम भी लिखे हुए थे। मैंने ये सारी ज़रूरी मालूमात एक अलग कागज़ पर उतार ली। फाइल बंद करके अलमारी के खाने में रखकर खाने का ताला दोबारा बंद कर दिया। फिर अलमारी को ताला लगा रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लगता था जैसे फौज ने अचानक हमला कर दिया है। बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, अर्जली दरवाजा खोलो, जल्दी करो। सीक्रेट फाइल मैंने अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया था। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। बाहर एक सिख सूबेदार और 2 गोरखा फौजी खड़े थे। सिख सूबेदार को मालूम था कि मैं मेजर शरद का छोटा भाई हूँ। उसने कहा, सर, आपके बाथरूम से धुआं निकल रहा है। और तीनों फौजी बड़ी तेजी से बाथरूम की तरफ दौड़ पड़े। एक गोरखा फौजी के हाथ में आग बुझाने वाला स्प्रे सिलेंडर था। मैं भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। मालूम हुआ बाथरूम की बत्ती मेजर शरद जलती छोड़ गया था और किसी वजह से बिजली के तार शॉर्ट हो गए थे और उन्हें आग लग गई थी। अभी सिर्फ धुआं ही निकला था, फौरन आग बुझा दी गई। सिख सूबेदार बोला, सर, हमारे लांस नायक ने बाहर से धुआं निकलता देखा तो रिपोर्ट की। सुबह इलेक्ट्रिशियन आकर नई तारें लगा देगा। जब तीनों भारतीय फौजी चले गए तो मैं कुछ देर वहीं कमरे में रहा। उसके बाद खामोशी से कमरे से निकलकर ताला लगाया और हाथ पतलून की जेबों में देकर अपनी फौजी कैंटीन वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। कमांडो औरंगजेब बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे जाकर टॉप सीक्रेट फाइल से नकल किए हुए पॉइंट्स दिखाए तो वो बोला, ये बड़ी कारामद मालूमात हैं। खास तौर पर खाड़ी की जड़ान पर मार्टर तोपों और जहाज़ों के गिर्द लगे फौलादी तारों का मालूम हो जाना हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मैंने कहा, एक जहाज़ पर ऐसी गन्नें भी लगी हैं जो खतरे के वक्त समंदर में फटने वाली बारूदी सुरंगें फायर करती हैं। कमांडो औरंगजेब बोला, हमें ये मालूम नहीं हो सका कि इन जहाज़ों के इर्द गिर्द जिन फौलादी तारों का जाल फैलाया गया है उनकी नौयत कैसी है। मैंने कहा, चाहे जैसी भी हो, हमें बहरहाल समंदर के अंदर जाकर इन तारों को कटर से काटना होगा। वहाँ इंडियन नेवी की कोस्ट गार्ड भी होगी। इस कमांडो मिशन पर हमें किसी अंधेरी रात को जाना होगा, लेकिन ऑक्सीजन मास्क के बगैर हम अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकेंगे। क्या इसके बारे में भी तुमने गौर किया है? मैं गौर कर चुका था। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से अपने मिशन पर रवाना हो रहा था। मुझे मालूम था कि हमें पौंडीचेरी की खाड़ी जियागामी में खड़े इसराइल के इन 2 बहरी जहाज़ों को समंदर में डुबोना है, जो अमेरिका और इसराइल की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत को दिया गया भारी मिकदार और तादाद में खतरनाक असलहा लेकर आए हैं।
मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, इसका इंतजाम हमें तिरुचिरापल्ली की बंदरगाह पर जाकर खुद करना होगा। कमांडो औरंगजेब को इतने बड़े कमांडो मिशन का पहले कोई तजुर्बा नहीं था, अगरचे उसमें जज्बा मौजूद था और वह पाकिस्तान, आज़ादी कश्मीर और इस्लाम की खातिर हर वक्त जान कुर्बान करने को तैयार था, मगर इतना बड़ा बहरी कमांडो मिशन उसके लिए बिल्कुल नया था। मैं इससे पहले द्वारका का फौजी कला, भोपाल रेलवे लाइन पर भारतीय मिलिट्री की एमुनिशन ट्रेन को उड़ा चुका था। कमांडो औरंगजेब कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, यहाँ से निकलने का हमारा क्या प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम भी मैंने सोच लिया था। मुझे मालूम था कि जब पौंडीचेरी की बंदरगाह पर अस्तहे से लदे हुए जहाज समंदर की तह में गर्क हो जाएंगे तो भारतीय फौजी हाई कमांड में भूंचाल आ जाएगा और उसकी रिपोर्ट उसी वक्त नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान को मिल जाएगी और मेरी उस वक्त अदम मौजूदगी उसको शक में मुब्तला कर सकती थी। अगरचे इसका इम्कान बहुत ही कम था, क्योंकि मेजर शरद कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं, जो कि एक आम सा सिविलियन नौजवान हूँ, इंडिया के नेवल सिक्योरिटी को तहस नहस करता हुआ 2 इतने बड़े जहाज़ों को समंदर में गर्क कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसी तरह सोचना चाहिए था। इसकी पेशबंदी मैंने यूं कर ली थी कि मेजर शरद को कह दिया था कि मेरा भाई वरंगल की किसी फैक्ट्री में काम करता है और मैं उसे छोड़ने उसके साथ ही वरंगल जा रहा हूँ और कुछ दिन वरंगल की सैर करने के बाद वापस आ जाऊंगा। चुनाचे मैंने औरंगजेब से कहा, हम कल सुबह यहाँ से चल पड़ेंगे। कमांडो औरंगजेब की शक्ल बता रही थी कि वो इस अहम तरीन कमांडो मिशन के इंतजामात से मुतमईन नहीं। उसे मुतमईन होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था। सिर्फ 12 छोटे मगर इंतहाई ताकतवर चॉकलेट साइज के मैग्नेट बम थे, जिन्हें हमने समंदर के अंदर से होकर बहरी जहाजों तक जाकर उनके पैंदे के फौलादी चादरों से चिपकाना था। कहने को तो ये बड़ा सीधा साधा काम था, मगर जहां समंदर में आसपास भारतीय नेवी के जंगी जहाज खड़े हों, कोस्ट गार्ड की मशीन गनों से लेस बोट्स चक्कर लगा रही हों, जहाजों के ऊपर गार्ड्स दिन रात पहरा दे रहे हों, जहाजों पर बारूदी सुरंगें फायर करने वाली गन्नें लगी हों और जहाजों की हिफाजत के लिए चट्टानों पर मार्टर गनों और मशीन गनों की पोस्टें हों और जहाजों के इर्द गिर्द फौलादी तारों का जाल बिछा हो और हमारे पास मामूली इस्तेमाल के ऑक्सीजन मास्क भी ना हो, तो ये टारगेट नामुमकिन लगता था। लेकिन वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर दिल में जज्बा हो और टारगेट मारने का यकीन हो तो कुदरत सारे वसाइल पैदा कर देती है। जब कमांडो औरंगजेब ने वसाइल की कमी का इजहार किया तो मैंने उससे कहा कि वसाइल सिफर हैं, जहां से हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास मैग्नेट बम और कमांडो चाकू के सिवा और कुछ नहीं। इसके बावजूद हमें इस मिशन को हर हालत में और अपनी जान की बाजी लगाकर कामयाब बनाना है। हम कल सुबह नागपुर से जो ट्रेन भी मिली उसमें सवार होकर पौंडीचेरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। आगे अल्लाह मालिक है। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह हम जल्दी उठे। मैंने कैप्टन के असिस्टेंट जगदीश को शाम को ही बता दिया था कि मैं अपने भाई के साथ वरंगल जा रहा हूँ। मेजर शरद दीवान को पहले ही मैं बता चुका था। चुनाचे हम फौजी हेडक्वार्टर से निकलकर स्टेशन की तरफ चल पड़े। अभी सुबह नहीं हुई थी, पॉप हट रही थी। एक जगह से टैक्सी मिल गई थी, उसने हमें स्टेशन पर पहुंचा दिया। नागपुर वस्ती भारत का बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, वहां से कई तरफ को गाड़ियां जाती रहती हैं। मालूम हुआ कि पौंडीचेरी की गाड़ी दिन के 9 बजे रवाना होगी। इतनी देर हम प्लेटफॉर्म पर ही एक तरफ बैठे अपने मिशन के बारे में बातें करते रहे। 3rd क्लास कंपार्टमेंट के 2 टिकट हमने ले लिए थे। कमांडो चाकू और खतरनाक मैग्नेट बम मेरी पतलून की पिछली जेब में थे और 6 बम कमांडो औरंगजेब ने अपनी जैकेट में छुपा रखे थे। गाड़ी 9:30 बजे पौंडीचेरी की तरफ रवाना हुई। ये बड़ा तवील सफर था। आप भारत का नक्शा उठाकर देखें, आपको मालूम होगा कि नागपुर इंडिया के बिल्कुल वस्त में है और वहां से नीचे पौंडीचेरी तवील फासले पर इंडिया की मशरकी घाट पर मद्रास से भी नीचे एक बंदरगाह है। ये सफर 2 दिन और 2 रातों में तय हुआ। हम पहले भारत के सूबा आंध्र प्रदेश से गुजरे, फिर तमिलनाडु के सूबे में दाखिल हुए। नागपुर से आगे जो बड़े बड़े शहर आए वो इस तरह थे। नागपुर से चले तो बड़ा शहर चंद्रपुर था, वहां से वरंगल, वरंगल से निकले तो ट्रेन नेलोर पहुंची। ये भी तमिलनाडु का मशहूर शहर है। उसके आगे तमिलनाडु सूबे का सुदर मकाम मद्रास आ गया। मद्रास इससे पहले मैं देख चुका था। हम स्टेशन पर ही रहे। मद्रास से दूसरी ट्रेन पकड़ी और कांचीपुरम शहर से होते हुए पौंडीचेरी पहुंच गए। पौंडीचेरी जिस वक्त ट्रेन पहुंची तो दिन के 4 बजे का वक्त था। यहाँ मौसम गर्म था, धूप निकली हुई थी।